अक्षत ने रॉकी को काम पे लगा दिया था और रॉकी भी अपना काम बखूबी करना जानता था। सिड और अमन बेचैनी से इधर से उधर घूम रहे थे। उन दोनों को टेंशन इतनी थी मानो उनकी बारात निकलने वाली हो और घोड़ी वाला ना आया हो। कुछ देर के बाद उनका इंतज़ार ख़त्म होता है। अक्षत का फ़ोन रिंग करता है और दोनों भागते हुए उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उसे जल्दी से कॉल को अटेंड करने का बोलते हैं। अक्षत कॉल अटेंड करता है और फ़ोन को स्पीकर पे रख देता है। सामने से रॉकी उन्हें जवाब देता है, बॉस, मैडम अपने भाई और बहन के साथ कुल्लू में हैं। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको भेज दिया है, आप देख लीजिए। कोई और काम हो तो बता दीजिएगा और बाकी की डिटेल्स भी मैं आपको भेज चुका हूँ। अक्षत बोल के कॉल को कट कर देता है। रॉकी की बात सुन के अमन और सिड की आंखों में अपार ही चमक आ जाती है और दोनों जल्दी से अक्षत को किस कर लेते हैं। अक्षत चिढ़ते हुए इन्हें देखता है और अपने दोनों गालों को साफ करते हुए बोलता है, छी, शर्म करो थोड़ी। मैं एक निहायती पतिव्रता पति हूँ। खबरदार जो मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की तो दोनों को यहीं से उठाकर फेंक दूंगा। अक्षत की बात पे वो दोनों अपने चमचमाते हुए दांत दिखा देते हैं और पपी सा फेस बना के उसको फ़ोन चेक करने को बोलते हैं। अक्षत चेक करता है तो उसमें उन तीनों की सारी डिटेल थी। उन तीनों के कॉन्टैक्ट नंबर भी थे। सिड और अमन से तो सवाल ही नहीं हो रहा था। सिड ने तो नंबर देख के अपनी वाली का दिमाग में ही ऐड कर लिया था। दोनों बेसब्रों की तरह अक्षत को कॉल करने को बोलते हैं। अक्षत उन दोनों को घूर के देखता है और बोलता है, गधों, कोई रोबोट है जो मैं उसका सिस्टम मैनेज करूँगा और वो दौड़ी चली आएगी। गुस्से में दोनों एक जैसे ही हैं। पता चला कि मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे ही फ़ोन में घुस करके मेरा एनकाउंटर कर दे और बोले बाय बाय ससुर जी। ये बात सुन के उन दोनों का तो मुंह उतर जाता है, क्योंकि ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो बैगन जैसा मुंह बना के बोलते हैं, तो अब क्या करें पॉप्स। तीनों अपना दिमाग लगाने लगते हैं। अचानक अक्षत के दिमाग की बत्ती जलती है और उसके चेहरे पर गोड़ियर फेशियल वाली चमक आ जाती है। वो अपना फ़ोन उठा के एक नंबर डायल करता है और कुछ देर बात करने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। बात ख़त्म होते ही सिड और अमन जोर से नाचने लगते हैं। उनकी तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों फिर से उसकी इज्जत पे डाका डालते हुए बोलते हैं, यू आर द गेट्स पॉप्स, जस्ट इमेजिन। दिन गुजर जाता है और रात को सब लोग डिनर के लिए साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। रमन और सिड से तो सवाल ही नहीं हो रहा था। वो दोनों आंखों से ही अक्षत को इशारा करते हैं, क्योंकि बोलने की हिम्मत तो थी नहीं दोनों में। अक्षत कुछ देर बाद बोलता है, परसों मॉम, डैड और दादी की बरसी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार हम सब लोग उनकी बरसी की पूजा बनारस में करें। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि हम कल ही बनारस जा रहे हैं। उनकी बात पे सब एग्री हो जाते हैं। अक्षत अर्नव को भी काफ़ी जोर दे के बोलता है, तुम्हें भी चलना होगा अर्नव, और इस बार की पूजा तुम ही करोगे। अक्षत अपने डैड को मना नहीं कर सकता था, इसलिए हाँ में सिर हिला के अपने रूम में चला जाता है। अक्षत उसके जाते ही एक टेढ़ी स्माइल करता है। उसकी स्माइल को कुमकुम ने देख लिया था। वो उसे घूरते हुए पूछती है, ये सब क्या चल रहा है। अक्षत बेशर्मी की तरह उसको प्यार से बोलता है, डार्लिंग रूम में चलो, फिर तुम्हें मैं सब डिटेल में समझाता हूँ। कुमकुम उसकी बातें सुन के उसको घूर के देखती है और अपना पैर उसके पैर पे मार देती है, लेकिन अक्षत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहीं बाकी सब
उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुराए ही जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुल्लू में रूह, निया और अरुण भी डिनर कर रहे थे। अरुण निया को कनखियों से इशारा करता है, लेकिन निया मना कर देती है। रूह को इन सब से कुछ लेना देना था ही नहीं, इसलिए वो अपने डिनर पर फोकस कर रही थी। अरुण फिर से निया को इशारा करता है। निया उसको हाँ में सिर हिला के देखती है। निया एक गहरी सांस लेके बोलती है, रूह। रूह अपनी दर्द आंखों से निया को देखती है। बेचारी निया के तो गले में ही खाना अटक जाता है। वो खुद को नॉर्मल करके एक गहरी सांस लेके बोलती है, वो जो हमारे बनारस वाले क्लाइंट हैं मिस्टर त्रिपाठी, उनका कहना है कि इस बार तुम्हें खुद जाके ही उनके साथ डील साइन करनी होगी। इस बार वो खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। रूह उस पे एक ठंडी निगाह डाल के बोलती है, आप परेशान मत होइए दी, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। अरुण उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है, नहीं बच्चा, बात करने को कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि वो परसों ही तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद वो हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि हम कल बनारस चलें, इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। पिछले 2 साल से हम सब यहीं कैद होकर रह गए हैं, प्लीज़। निया और अरुण दोनों ही बेचारी शक्ल बना के उसको देखते हैं। अंदर तो उनके बस तूफान मचा हुआ था, क्योंकि दोनों ने ही उससे झूठ बोला था। रूह उसको एडजस्ट नहीं कर पाती और हाँ बोल देती है। ये सुनने की देर थी कि दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। रूह अपने रूम में जाकर काम में लग जाती है और अरुण और निया जाके अक्षत को इन्फॉर्म करते हैं कि रूह वहाँ आने को मान गई है। अक्षत ने वो कॉल अरुण के पास ही किया था, उसे मनाने के लिए। अरुण भी बस अपनी बहन की खुशी ही चाहता था, इसलिए वो भी अक्षत के साथ उसके प्लान में शामिल हो जाता है। अरुण ने निया को भी सब कुछ बता दिया था और वो भी राजी थी। अगले दिन शाम सबको बनारस के लिए निकल जाते हैं। सब लोग अपने प्राइवेट जेट से बाहर आते हैं और अपनी अपनी कार में बैठ के होटल के लिए निकल जाते हैं। अर्णव हमेशा की तरह डार्क फेस लिए हुए बैठा था। रूह, अरुण और निया भी वहां पर आ चुके थे। होटल के रास्ते में रेड सिग्नल पे अर्णव और रूह की कार साथ ही रुकती है। दोनों को ही एक दूसरे के आसपास होने का एहसास होता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। दोनों की ही धड़कनें बगावत पे थीं। दोनों की ही धड़कनें एक दूसरे को महसूस तो कर पा रही थीं, लेकिन पहचान नहीं पा रही थीं। सिग्नल ग्रीन होता है और फिर एक बार दोनों के दिल पत्थर के बन जाते हैं और दोनों ही आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सब लोग होटल पहुंच जाते हैं और होटल स्टाफ उनका सामान उनके रूम में पहुंचा देते हैं। अर्णव सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है और जाके एक हॉट शावर लेता है, क्योंकि उसका दिल उसका साथ ही नहीं दे रहा था। रूह, निया और अरुण भी उसी होटल में रुके थे, क्योंकि अक्षत ने उन्हें एड्रेस बता दिया था, इसलिए अरुण ने भी वहीं बुकिंग की थी। अर्णव ने खुद के लिए पूरा टॉप फ्लोर बुक कर लिया था, क्योंकि उसे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अर्णव कुछ देर में रेडी होकर अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर जाने लगता है। उसे फिर से वही एहसास होने लगता है और वो अपनी जगह पर जम जाता है। ठीक उसी टाइम रूह भी मिस्टर त्रिपाठी से मीटिंग करने के लिए निकलती है। अर्णव अपने आसपास चेक करता है, उसे सिर्फ एक वाइट दुपट्टे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि रूह तब तक जा चुकी थी। अर्णव गुस्से से अपने बाल नोच लेता है और खुद को कंट्रोल करता है और वह भी मीटिंग के लिए निकल जाता है। उन दोनों के होटल से जाते ही अरुण और निया बाकी सब से मिलते हैं।
सिड को देख के निया की आंखें एकदम से पनीली हो जाती हैं, लेकिन सिड उसे इग्नोर कर देता है। निया को उसकी बेरुखी बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। सब लोग प्यार से उन दोनों से मिलते हैं और अक्षत उन्हें आगे का प्लान समझाता है। वो उन दोनों को कल रूह को 80 घाट पे लाने को बोलता है और वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। रात को अर्णव और रूह वापिस आ जाते हैं, लेकिन फिर से दोनों की मुलाकात होते होते ही रह जाती है। सब लोग डिनर करके अपने अपने सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन अर्णव और रूह की आंखों में नींद कोसों दूर थी। दोनों को ही एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन दोनों को ही पता नहीं किसने रोक रखा था। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बरसी की पूजा 80 घाट के मंदिर में ही होनी थी, इसलिए सब लोग रेडी होकर वहां से निकल जाते हैं। अर्णव ने सबकी सिक्योरिटी का इंतजाम पहले ही कर दिया था। वो खुद पूजा पे टाइम से ही आने वाला था, क्योंकि उसे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं थी। वहीं रूह के रूम में निया और अरुण ने तहलका मचा के रखा था घूमने के लिए। रूह उन दोनों को बुरी तरह से बस घूरे ही जा रही थी। निया रूह के लिए एक ब्लू कलर की साड़ी निकालती है और उसको रेडी होने का बोल देती है। रूह भी जल्दी से रेडी हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों भाई बहन आज अलग ही मूड में थे, लेकिन वो भी जानती थी कि उन दोनों ने उसकी वजह से बहुत कुछ सहा है, इसलिए उनकी हर बात मानती थी, उनसे प्यार भी तो करती थी और गुस्सा भी। बस उन्हें खुश देखना चाहती थी। कुछ ही देर में वो तीनों भी रेडी होके नाश्ता करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। अरुण और निया रूह को उसी घाट पे लेके चले जाते हैं। वो तीनों घाट पे जाके गंगा की उफनती लहरों को देखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल उनके दिल का भी था। तीनों को ही लहरें कुछ अपनी सी लग रही थीं। रूह अपने ही ख्यालों में थी कि अचानक ही निया उसमें पानी उछाल देती है और रूह होश में आ जाती है। रूह उसकी बच्चों वाली हरकतों पर कुछ भी नहीं बोलती और रूह भी उसमें पानी उछाल देती है। बस फिर क्या था, ग्रीन सिग्नल मिलने की देर थी, पानी उछाल देती है। बस फिर क्या था, ग्रीन सिग्नल मिलने की देरी थी कि अरुण भी टीम में शामिल हो जाता है। निया और अरुण एक टीम में हो जाते हैं और उनकी हिटलर दीदी एक टीम में। तीनों ही एक दूसरे पे पानी उछाल रहे थे। उन दोनों ने मिलके रूह को पूरी तरह से भिगा दिया था। अब बेचारी रूह का तो सब्र भी खत्म हो रहा था। निया और अरुण दोनों ही वहां से भागने लगते हैं और रूह उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे। ठीक उसी समय अर्णव की ऑडी आके घाट पे रुकती है और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर आने लगता है, लेकिन आज पूजा थी, इसलिए वो गार्ड को वहीं रुकने का बोल के खुद आगे की ओर बढ़ने लगता है। वो अपना फ़ोन चलाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। वहीं सामने से आ रही रूह उसको देख नहीं पाती और उसका पैर नीचे गिरे पानी से फिसल जाता है और वो सीधा अर्णव से टकरा जाती है। दोनों ही अपना बैलेंस नहीं बना पाते और नीचे गिर जाते हैं। सिचुएशन ऐसी थी कि रूह अर्णव के ऊपर गिरी हुई थी। अर्णव के हाथ रूह की खुली कमर पे कसे हुए थे और दोनों के होंठ बस आपस में जुड़े हुए थे। दोनों की ही बड़ी इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। रूह इस टच को अच्छे से जानती थी। उसकी आंखें अर्णव के देख के बड़ी बड़ी हो जाती हैं और दिल तो बाहर आके अर्णव के दिल से क्रिकेट खेल रहा था। वहाँ पर खड़े सभी लोग उन दो लव बर्ड्स को देख रहे थे, लेकिन उनको कोई होश ही नहीं था कि वहीं निया अरुण एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे। रूह को जब एहसास
होता है और आसपास के लोगों की नज़रें खुद पे फील होती हैं तो एकदम से अर्नव से अलग होती है और उठने लगती है। अर्नव को उसका इतने वक्त के बाद मिलकर दूर जाना अच्छा नहीं लगता और वो उसकी कमर पकड़ के उसे खींच लेता है और फिर पलट के उसके होंठों पे अपने होंठ रख देता है। रूह को अर्नव की हरकतों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पूरी ताकत से अर्नव को धक्का देकर खड़ी हो जाती है। अर्नव को एक बार फिर उसके दूर करने से गुस्सा आ जाता है और वो उठ करके उसका हाथ गुस्से से पकड़ लेता है। रूह को भी अब गुस्सा आने लगता है क्योंकि एक तो इतने सारे लोगों को देखना, ऊपर से अर्नव की हरकतें उसके गुस्से में घी डाल रही थी। वो मुड़ के अर्नव को अपना हाथ छोड़ने को बोलती है लेकिन अर्नव पे उसका कोई भी असर नहीं होता। वो फिर बोलती है लेकिन इस बार अर्नव उसकी कमर पे हाथ डाल के खुद से चिपका लेता है। अब थे तो दोनों ही गुस्से के ओवरफ्लो टैंक। रूह का पारा भी अब तक चढ़ चुका था। वो अर्नव को खुद से दूर धक्का देती है और फिर खींच के एक थप्पड़ मार देती है। अर्नव का चेहरा एक ओर जाकर झुक जाता है। वो अपनी लाल आंखों से रूह को देखता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसकी कमर से लगा के अपने एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ की मुड़ियों को उसके बालों में उलझा के उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करके ऊपर उठाता है और फिर उसे पूरे फैशन के साथ किस करने लगता है। वहाँ पर खड़े सभी लोगों को तो लव रोमांस देखने को मिल रहा था। कोई उन्हें भला बुरा बोल रहा था तो कोई उन्हें लव बर्ड्स बुला रहा था। आना रूह पे अपना गुस्सा निकाल रहा था। रूह उसके दिए दर्द को बस बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि और कुछ वो कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि अर्नव ने उसे काफ़ी जोर से जकड़ रखा था। कुछ देर बाद रूह को सांस लेने में तकलीफ़ होती है कि अर्नव उसे छोड़ देता है और दांत पीसते हुए बोलता है, मुझे उधार रखने की आदत नहीं है। रूह को उसकी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक और थप्पड़ उसको लगा देती है। अब तो अर्नव गुस्से से ज्वालामुखी बन जा गया था। वो उसकी कलाइयों को उतनी जोर से पकड़ता है कि उसकी सारी की सारियाँ चूड़ियाँ टूट के बिखर जाती हैं और एक बार फिर उसे किस करने लगता है। कुछ देर उसके होंठों को चबाने के बाद वो उसे छोड़ देता है। रूह इस बार फिर उसे थप्पड़ मारने लगती है कि अर्नव उसका हाथ नीचे में ही रोक देता है और फिर बोलता है, दोबारा ऐसी गलती से भी मत करना वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। मामले को बिगड़ता देख निया और अरुण बाहर की ओर आ जाते हैं और रूह को लेकर वहां से जाने लगते हैं। रूह की आंखों से तो आंसुओं की एक लकीर खिंच जाती है। वो हमेशा ही इस आदमी के आगे कमज़ोर पड़ जाती थी। अर्नव भी कुछ ही पलों में मंदिर में जाके पूजा में शामिल हो जाता है और वो तीनों वापस ही अपने होटल के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम आगे के भाग पर।